चलिए शुरू करा जाए एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, ऐसा कुछ चैप्टर है। चलो थियरी सारे कंप्लीट हो चुके हैं, बारी अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करने की। कुछ लफुक लफुक क्वेश्चन हम शुरुआत करेंगे और फिर थोड़े थोड़े लेवल बढ़ाते जाएंगे क्वेश्चन के। चलो फर्स्ट वन, यू वांट टू डिसाइड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच एलिमेंट। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है सिंपली बेटा। चलो लॉजिक क्या है हाइब्रिडाइजेशन का? लॉजिक ये है कि अगर कार्बन चार तरफ जुड़ा है sp3, अगर कार्बन तीन तरफ जुड़ा है एक डबल बॉन्ड तो sp2, अगर कार्बन दो ही तरफ जुड़ा है विद ट्रिपल बॉन्ड देन sp में ऐसा भी हो सकता है दोनों तरफ डबल बॉन्ड भी sp होता है। तो अगर दो तरफ जुड़ा है तो sp, तीन तरफ जुड़ा है तो sp2, चारों तरफ जुड़ा है तो sp3। चलो पहले वाले में देखो, तो ये कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड है, इसके पास एक डबल बॉन्ड है मतलब sp2। ये कार्बन दो ही एटम के साथ जुड़ा है sp। चलो ये कार्बन के पास कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तीन हाइड्रोजन एक कार्बन चारों के साथ जुड़ा है sp3। ये कार्बन के पास बेटा एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आ गया मतलब sp2। ये कार्बन के पास भी एक डबल बॉन्ड है sp2। चलो ये कार्बन CH3 लिखा हुआ है मतलब सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, तो ये कार्बन कैसे होंगे sp3। अब ये जो C के साथ O होता है ना वो हमेशा डबल बॉन्डेड होता है, क्या कहते हैं इसको? कार्बोनिल। C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड आया मतलब sp2। चलो ये कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। Cn में C ट्रिपल बॉन्ड और N होता है, ट्रिपल बॉन्ड है मतलब sp। बेटा ये तेरा बेंजीन, बेंजीन के अंदर सारे कार्बन डबल बॉन्डेड होते हैं, सारे कार्बन मींस ऑल आर sp2। बेंजीन के अंदर सारे होते हैं sp2। मैंने आपको घर से सॉल्व करने दिया था पहले भी, राइट। चलो सेकंड क्वेश्चन, मुझे कराना ही पड़ता है, मुझे पता है कि तुम लोगों ने खाली लिख दिया होगा कहीं से देख के, है ना। चलो आई ट्रस्ट यू ब्लाइंडली। इंडिकेट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ए बेटा सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, पहले बेंजीन, सिक्स सिग्मा, सिग्मा कितना? बे हाइड्रोजन कहां रखोगे? हाइड्रोजन है हर एक के पास एक एक। क्या अच्छा, तो दैट बी सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पाई पाई पाई। सो यू हैव 12 सिग्मा 3 पाई। चल सेकंड बेटा, C6H12। अब ये जो फॉर्मूला है ना C6H12, ये आल्केन भी हो सकता है या ये साइक्लो आल्केन भी हो सकता है। तो इन्होंने क्वेश्चन को स्पेसिफाई अच्छे से नहीं करा है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है बेटा आपका C6H12, C6H12 में आपके पास दो चॉइस होती है। C6H12 कैन बी आल्कीन और इट कैन बी साइक्लो आल्केन। अगर बेटा आल्कीन है, चलो आल्कीन चेक करते हैं पहले। सो आल्कीन है तो 1 2 3 4 5 6 सिंगल 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 सिंगल, कोई भी एक जगह पे आप डबल बॉन्ड ले लो, आपकी मर्जी, जहां पे आपको लेना है वहां पे। चलो यहां पे 3 हाइड्रोजन होंगे, यहां पे 2 हाइड्रोजन होंगे, यहां पे 1 हाइड्रोजन होगा, यहां पे 1 हाइड्रोजन होगा। कैसे पता चल रहा है? टोटल 4 वैलेंस फुलफिल करनी है। प्रज्ञानंद कितने वैलेंस फुलफिल करनी है? 4। बेटा मास्क पहनना चालू कर दिया, अभी दूर है कोरोना। पहन कोई नहीं। चलो यहां पे 2, यहां पे 3। बेटा हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 सिग्मा 1 पाई। अगर बेटा मैं साइक्लो आल्केन बनाऊं 6 कार्बन वाला तो ऐसे बनेगा, everyone has 2 हाइड्रोजन। मैं हाइड्रोजन दिखाऊंगा नहीं, everyone has 2 हाइड्रोजन एटम। ये हो गया आपका C6H12, जहां पे 12 बॉन्ड आजू बाजू है सिग्मा, पाई बॉन्ड यहां पे एक भी नहीं है, ऑल आर सिग्मा। यस यू हैव 18 सिग्मा बॉन्ड, 12 आजू बाजू में 6 साइकिल के।
तो यू हैव हियर 18 सिग्मा 0 पाई। तो बेटा इस क्वेश्चन में ना इनको स्पेसिफाई करके देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जैसे होशियार बच्चों को तो डबल दिमाग चलेगा ना कि सर C6H12 तो आल्किन भी हो सकता है, साइक्लो आल्किन भी हो सकता है। तुम होशियार बच्चे हो तो तुम्हारा दिमाग ज्यादा चलता है। ठीक है, नेक्स्ट CH2Cl2, दिस वन इज वेरी सिंपल। सारे सिंगल बॉन्ड भी होंगे यहाँ पे, देयर विल बी 4 सिग्मा बॉन्ड्स, ऑल आर सिग्मा। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट देखो, चलो C डबल बॉन्ड C, इसके पास 2H, इसके पास 2H। समझे बेटा क्या किया? ओके 1 2 3 4 5 6 सिग्मा 2 पाई। चलो नेक्स्ट CH3NO2। अब यहां पे ना आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए बेटा NO2 का। चलो CH3 ऐसे होगा, NO2 में O डबल बॉन्डेड होता है और एक O सिग्मा सिंगल बॉन्डेड होता है। दैट्स स्ट्रक्चर ऑफ NO2, रिमेंबर दिस। तो हाउ मेनी सिग्मा वी हैव? 1 2 3 4 5 6 सिग्मा 1 पाई। 6 सिग्मा 7 कहां पे आया? 1 2 3 4 5 6 सिग्मा 1 पाई। चलो लास्ट वन है आपके पास HCO NHCH3। लेट्स मेक इट। कहां बनाए? इधर ही कहीं बना लेते। चलो यहां पे HCO बेटा H, बहुत गंदा कलर, बैकग्राउंड गंदा है, कलर गंदा नहीं है। चलो ओके, ब्लू कलर गंदा नहीं है, इसके ऊपर सूट नहीं हो रहा है, ये बात है। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि देखो जगह जगह के अकॉर्डिंग ना वैल्यू चेंज होती है, प्लेस के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज होती है। अगर यहां पर एक सपोज सिंपल सा पेंटिंग लाके रख दे, सोमालिया से कोई वैल्यू नहीं है, बट अगर वही सेम पेंटिंग म्यूजियम में चला जाए तो क्या वैल्यू है? खतरनाक। सिमिलरली एक छोटा सा पत्थर, अगर 3 mm का पत्थर है, 3 mm का एकदम छोटा सा, अगर ये 3 mm का पत्थर अगर जमीन के ऊपर, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर वही 3 mm का पत्थर तुम्हारे किडनी में है ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि वो 3 mm का वैल्यू क्या है। तो तुम्हें पता चलेगा कि वो 3 mm का वैल्यू क्या है। इतना दर्द देता है ना वो 3 mm, जान निकाल देता है तुम्हारी, है ना। तो कोई भी चीज वर्दी या वर्डलेस नहीं होती है, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन इट्स पोजीशन, वो कहां पर है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ो। C के बाद O आया डबल बॉन्डेड, HCC के बाद O आया डबल बॉन्डेड, देन कम्स N। अब H हमेशा N के साथ ऐसे होगा, H कभी डबल बॉन्ड आजू बाजू में बॉन्ड नहीं बनाता, H अपना एक ही बॉन्ड बनाता है, राइट। एंड लास्ट में CH3, HCO NHCH3, अंडरस्टूड। 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्मा 1 पाई। दैट वाज द सेकंड क्वेश्चन सॉल्यूशन। कितना अच्छा लग रहा है देख के। थर्ड, हाँ बेटा चलो बहुत बढ़िया। थर्ड, राइट द बॉन्ड लाइन फॉर्मूलास, ये मजा आएगा। राइट द बॉन्ड लाइन फॉर्मूलास बेटा, चलो मजा आएगा। बॉन्ड लाइन फॉर्मूलास, सबसे पहले वर्ड का रूट चेक करो। पहले वाले में है आइसोप्रोपाइल। यू नो आइसोप्रोपाइल कितने कार्बन? प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन, आइसो मतलब हो गया 3 कार्बन, 1 2 3। और आइसो मतलब सब्स्टिट्यूशन कहां पे होगा? इधर के लास्ट में। लास्ट में नहीं, लास्ट में होता है तो नॉर्मल प्रोपाइल कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन यहां पे होगा बीच में। ये हो गया तुम्हारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, लंबा टुका हो गया। ओके नेक्स्ट, ये पहला आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। चलो बेटा सेकंड वाले में वर्ड का रूट देखो, ब्यूट। ब्यूट मतलब 1 2 3 4, फिर है N सिंगल बॉन्ड 1 2 3, और आल मतलब आल्डिहाइड बेटा। तो लास्ट वाला क्या होगा? CHO। आल्डिहाइड है मतलब आखिरी कार्बन क्या होगा? CHO। 2 3 डाई मिथाइल, तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन पे 1 मिथाइल, थर्ड कार्बन पे 1 मिथाइल। मिथाइल मतलब आपको ऐसे लाइन कर देनी है, ये एंड पे क्या होता है? कार्बन होता है। 2 3, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, 2 3 पे डाई मिथाइल एंड यू हैव द ब्यूटेनॉल। अगला सवाल
चलो अगेन सी हेप्ट 1 2 3 4 5 6 7 एन ऑल सिंगल बॉन्ड्स हेप्टेन 4 पे ऑन है, ऑन मतलब कीटोन, चलो यहां से काउंट करो 1 2 3 4 कीटोन मतलब डबल बॉन्डेड ओ, ये हो गया कीटोन। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो आईयूपीएसी नेमिंग बेटा आ जाओ, इधर ही लिख देते हैं, वी हैव इनफ स्पेस हियर, खींच लेते तो इसको। चलो अब देखो ब्लू कलर कितना खिलेगा इसके ऊपर बेटा, ध्यान यहाँ पे। चलो इसमें यहां पे 3 कार्बन है आपके पास और यहां पे बेंजीन है, फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं दिख रहा है, तो पेरेंट चेन कौन सा ले, बेंजीन के लेके 3 कार्बन को ले, बेंजीन को लो क्योंकि 6 कार्बन का चेन है, तो ये 3 कार्बन को क्या लिखेंगे, प्रोपाइल, तो दिस सिंपली रिटन एज प्रोपाइल बेंजीन, सिंपली क्या लिखेंगे बेटा इसको, प्रोपाइल बेंजीन। चलो सेकंड, फाइंड द पेरेंट चेन, फंक्शनल ग्रुप है या CN, वहां से आपको चेन काउंट करना है बिकॉज पेरेंट चेन मस्ट कंटेन फंक्शनल ग्रुप, दैट्स रूल। 1 2 3 4 5 पेंट ऑल सिंगल बॉन्ड N, CN कौन सा ग्रुप है, नाइट्राइल, कहां पर है नाइट्राइल, पहले के ऊपर, पेंटेन 1 नाइट्राइल एंड 3 पे क्या है, मिथाइल है, 3 मिथाइल पेंटेन 1 नाइट्राइल। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 हेप्ट, सारे सिंगल बॉन्ड N, एक मिथाइल यहां पे, एक मिथाइल यहां पे, डाई मिथाइल। नंबरिंग कहां से करोगे, इधर से करो तो 1 2, इधर से करो तो 3 नहीं चलेगा, 1 2 3 4 5, जहां से कम नंबर आए वहीं से नंबरिंग करेंगे, 2 5, ले बेटा 2 5 डाई मिथाइल हेप्टेन। नेक्स्ट, कितना अच्छा लग रहा है देखो ब्लू कलर, हाथ कर दो यार। चलो नेक्स्ट, 1 2 3 4 5 6 7 हेप्ट N, अल्फाबेटिक ऑर्डर, पहले ब्रोमो फिर क्लोरो, दोनों कौन से कार्बन पे, 3 पे ऊपर ही है दोनों, सो इट इज गोना बी 3 ब्रोमो 3 क्लोरो, 3 ब्रोमो 3 क्लोरो, चलो 3 ब्रोमो 3 क्लोरो। नेक्स्ट, ओके ये क्या था, हाइड्रोजन था, यहां पे क्लोरीन है, काउंट करो। ओके 1 2 3, ये क्लोरीन है क्या, 4, ये क्लोरीन है ना, 3 कार्बन, प्रोप, चेन में सिंगल बॉन्ड N, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड, COH, लास्ट में लगा है मतलब एल्डिहाइड है ये, क्या लिखोगे, आल, और Cl को क्या लिखोगे आगे, क्लोरो, कहां पर क्लोरो, 1 2 3। चल नेक्स्ट, कितने कार्बन, कितने कार्बन, 2 मतलब 1, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल डबल ट्रिपल, सिंगल, तुम्हारी तरह। एक ऐसी बातें बंद करो, सिंगल बॉन्ड मतलब N, इट N, अल्कोहल है ऑल, अल्कोहल है ऑल, और डाइक्लोरो। चलो 1 किसको लगेगा, मेन फंक्शनल ग्रुप को 1 लगेगा, दैट इज गोना बी 1 2, तो दोनों क्लोरो कहां पर है, 2 2 पे, अल्कोहल कहां पे है, 1 पे है। भाई रूल क्या कहता है, जो उल्टा लिखा है, हाँ 3 मिथाइल 1, ना 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 ये तो गलत गलत बात मत कर, ये मैंने तो करा बराबर है, चलो सब बराबर है। चलो મિત્રો બધું બરાબર છે અહીંયા। નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જોઈશું। હવે નેક્સ્ટ પ્રશ્ન એવું કહે છે કે શું કહે છે, ચલો ઓકે
गुजराती एक सिंपल लैंग्वेज है, बट गुजराती को इतने अलग अलग तरीके से बोला जाता है। गुजरात के इवन सूरत के अंदर ही अलग अलग, आप रीजन में जाओगे ना तो गुजराती इतना अलग अलग बोला जाता है। सूरत के अंदर खाली तो पटेल गुजराती बोलेगा, मेहानी पूरी अलग, हम गुजराती बोलते हैं खत्री लोग पूरा अलग, घाची लोग बोलते हैं पूरा अलग, काठियावाड़ी लोग पूरा अलग, शाह लोग बोलते हैं, सुरती मतलब खत्री आ गया, शाह लोग जो बोलते हैं, जैन लोग बोलते हैं वो पूरा अलग, और सबसे खतरनाक पारसी लोग बोलते हैं, पारसी का पूरा गुजराती अलग। तो एक ही लैंग्वेज है, अलग अलग स्लैंग है, कितने सारे स्लैंग है। चलो नेक्स्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट नेम? बेटा बोली बेटा, विच रिप्रेजेंट द करेक्ट IUPAC नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड? कौन सा नाम सही है बताना है आपको। चलो ध्यान आवे वापस, गेट बैक टू द टॉपिक एवरीवन। वन इज 2,2-डाइमिथाइल पेंटेन लिखे या 2-डाइमिथाइल लिखे? नाम मैं एक ही क्यों, ये 2 नहीं लिख सकता हूं, 2 मिथाइल है तो दोनों का पोजीशन देना पड़ेगा ना, दोनों का पोजीशन देना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, 2,4,7 ट्राइमिथाइल ऑक्टेन या 2,5,7 ट्राइमिथाइल ऑक्टेन? नंबर कम रहना चाहिए, ज्यादा नंबर नहीं चलने वाला है। 2-क्लोरो-4 मिथाइल पेंटेन या 4-क्लोरो-2 मिथाइल पेंटेन? अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो पहले है वो कम नंबर पे होना चाहिए, इधर ये गलत है। नेक्स्ट, ब्यूट 3-ine-1-ol ये क्या था? मुझे लगा उसे भूत दिखा, और भूत। चलो, विच वन इज करेक्ट, ine-ol या all-ine? हम पहले हमेशा N-ine लिखते हैं, उसके बाद मेन फंक्शनल ग्रुप का नाम उसके बाद में आता है, तो ऑल बाद में आएगा, आइन पहले आएगा, राइट? गलत। चलो नेक्स्ट, भूत। चलो इसी स्लाइड पे एक सॉल्व करेंगे। चल बेटा ध्यान यहाँ पे, बहुत ज्यादा मजा ले रहे हो आज आप लोग, है ना? चलो सेक द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन, कृष्णा हंसना बेटा, इतना हंस रहे लोग यार, तू हंस नहीं रहा। चलो ओके, ध्यान यहाँ पे, ड्रॉ द फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट 5 मेंबर ऑफ ईच होमोलोगस सीरीज, बिगिन विद दिस फॉर्मूला। 5 मेंबर बताना है आपको, फॉर्मूला ड्रॉ करने, राइट? तो पहले वाला एक ही आपको बताऊंगा, फर्स्ट वन इज HCHH। अब होमोलोगस सीरीज में क्या होगा बेटा, एक एक CH2 जोड़ते जाओ, तो नेक्स्ट मेंबर क्या होगा इसका, CH3CHH, एक और CH2 लगाओ, CH3, CH2CHH, एक और CH2 लगा दो, CH3, CH2, CH2, CHH, एंड लास्ट मेंबर CH3, CH2, 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 CHH। तो आपको सिंपल से क्या करना बेटा, एक एक CH2 जोड़ते जाना है, दैट कॉल्स होमोलोगस सीरीज। बाकी सारा आप अपने हिसाब से बना लेना, ठीक है? मुझे इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट, चलो, गिव द कंडेंस एंड बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ये मजा आएगा। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप, गिव द कंडेंस फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इफ देयर इज एनी। चलो पहले कंडेंस फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, पहले हम ना सिंपल से बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाएंगे, क्योंकि बॉन्ड लाइन बनाओगे उसके बाद ही आप कंडेंस कर पाओगे, डायरेक्टली कंडेंस नहीं होना है। चलो फर्स्ट वन, आई कैन सी हियर पेंट, 1 2 3 4 5, आई कैन सी N, फॉलो द रूल्स, राइट? चलो देन वी हैव 2 2 4 ट्राइमिथाइल, लेट्स से यहां से काउंट करो, 1 2 3 4 5, 2 2 पे 2 मिथाइल है, 2 2 पे 2 मिथाइल है, और एक मिथाइल कहां पर है, 4 पे है बेटा। इसको कंडेंस करो। चलो अब ध्यान से देखो, ये जो कार्बन है ना उसके पास 3 CH3 है, तो इस कार्बन के पास 3 CH3, दैट इज CH3 3 बार, तीनों बार CH3 साथ में लिख दिया आपने कंडेंस फॉर्म में, तीनों CH3 साथ में, उसके बाद ये कार्बन, उस कार्बन के बाजू में यहां पे होगा CH2, राइट? उसके बाद यहां पे होगा एक कार्बन। अब वैलेंस से चेक करो,
इसकी 3 वैलेंसी भरी है, मतलब एक हाइड्रोजन होगा इसके पास। तो ये कार्बन एक्चुअली क्या होगा, CH, एक हाइड्रोजन होगा, और इस CH के पास 2 CH3 साथ में है, तो यू कैन राइट हियर CH3 ट्वाइस एंड देयर इज नो फंक्शनल ग्रुप इन द फॉर्मूला। समझे मैंने क्या लिखा है, 3 CH3 कार्बन, CH2 CH एंड दिस वन इज CH3 ट्वाइस। ये हो गया परफेक्ट कंडेंस फॉर्मूला, इसको और ज्यादा कंडेंस आप नहीं कर सकते हो, राइट। चलो सेकंड देखते हैं। ओके, स्टार्ट फ्रॉम ऑलवेज फॉलो द रूल्स। प्रोपेन, प्रोपेन एक बॉन्ड लाइन बनाते हैं ना, प्रोपेन 3 कार्बन, एन है मतलब सिंगल बॉन्ड। अब बेटा यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये ऐसी चीजें जो आपने नहीं सीखी है, ये 12th में आता है। यहां पे लिखा है ट्राई मतलब 3 बार, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH, और आपने इस COOH के कार्बन को चेन में गिना नहीं है। आप कार्बोक्सिलिक एसिड में खाली क्या लिखते हो, ओइक एसिड। वो कब लिखते हो, जब आप कार्बन को चेन में काउंट कर लेते हो, तब आप क्या लिखते हो, ओइक एसिड। और जब आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है, मतलब आपने COOH के कार्बन को काउंट नहीं किया है, मतलब यहां पर एक COOH होगा, इसके पास यहां पर एक COOH होगा, इसके पास, और यहां पर एक COOH होगा इसके पास। तो ये हो गया आपका प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं यहां पे COOH लिख देता ना तो गलत हो जाता, क्योंकि इस कार्बन को तो हमने चेन में काउंट ही नहीं किया है, इसीलिए तो आपने अलग से लिखा है। जब भी 2 से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड साथ में होता है ना, तब आपको इस तरह से लिखना होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि होता क्या पता है, अगर मान लो इसको आपने ऐसे लिखा कि पेरेंट चेन 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, सपोज मैं इसको ऐसे लिखूं तो गलत क्या होता है, इफ आई राइट पेन 10 और 3 बार कार्बोक्सिलिक एसिड, इफ आई राइट ट्राइओइक एसिड, व्हाट इज द प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम इज यू हैव काउंटेड दिस 2 कार्बन्स बट यू हैव नॉट काउंटेड दिस कार्बन in the parent chain. You have counted this 2 carbon in parent chain, but you have not counted this carbon in parent chain. Then how can you write trichoic acid? You cannot write. तो जब 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, तब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड वाले को चेन में गिनना ही नहीं है, उसको आपको अलग से ही लिखना है, विच वी कॉल ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह से 3 बार जब एल्डिहाइड होता है ना बेटा, 3 एल्डिहाइड साथ में, तब भी हमें लिखना होता है ट्राई कार्बाल्डिहाइड। 3 एल्डिहाइड जब होते हैं ना, तो क्या लिखते हैं, ट्राई कार्बाल्डिहाइड। और 3 बार जब CN ग्रुप होता है, तब भी क्या लिखते हैं, ट्राई कार्बोनाइट्राइल। ये 12th के अंदर इसके बारे में ज्यादा डिटेल में डिस्कशन है, ठीक है। चलो, इसमें 2 पे बेटा हाइड्रोक्सी है, मतलब बीच वाले कार्बन पे, यहां पे क्या हाइड्रोक्सी है, OH हो गया। इसको कंडेंस करके लिखते हैं, चलो मजा आएगा। जो भी कंडेंस आप करोगे ना, आप ध्यान से देखो, इसके दोनों तरफ सेम ग्रुप है, इसके दोनों तरफ सेम ग्रुप है, तो सारा अटेंशन आपका यहां पर रहना चाहिए इस कार्बन के ऊपर। इस कार्बन के ऊपर क्या क्या है, इस कार्बन के ऊपर एक है COOH, एक है OH, और ये कौन सा ग्रुप है, CH2COOH। ये कितनी बार है, 2 बार है, एक तरफ इस तरफ, एक तरफ इस तरफ। ये हो गया इसका परफेक्ट कंडेंस फॉर्मूला, इससे ज्यादा कंडेंस ये नहीं हो सकता है। कार्बन, एक COOH, एक OH, CH2COOH, CH2COOH। ये हो गया अच्छा कंडेंस फॉर्म, ठीक है, आपने ऐसा लिखा है। नेक्स्ट, चल बेटा, हेक्सेन डायल से हेक्स 1 2 3 4 5 6 N। बेटा देख यहां पे क्या लिखा है, डाइल, डाइआल लिखा है, मतलब आपने CHO के कार्बन को गिन लिया है। अब एक एल्डिहाइड आपका यहां पर है CHO, और एक एल्डिहाइड आपका यहां पर है CHO। ये हो गया आपका डाइल। हेक्सेन, हेक्सेन बेटा, हेक्सेन 6 कार्बन, और आपने डाइल लिखा। अगर इसमें ऐसा लिखा होता ना ट्राई कार्बाल्डिहाइड, तो फिर मैं इसके साथ और ब्रांच करके CHO लिखता, क्योंकि वो कार्बन को मैंने काउंट नहीं किया है। इसमें खाली डाइल लिखा है, मतलब आप कार्बन को काउंट कर चुके हो, मतलब ये जो एल्डिहाइड का कार्बन है वो 6 कार्बन का ही एक पार्ट है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? यहां पे चेन खाली 3 ही कार्बन का है, और ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब COOH वो 3 कार्बन का पार्टिसिपेंट नहीं है। इन 3 कार्बन का पार्टिसिपेंट COOH नहीं है, अलग से लिखना पड़ेगा, क्योंकि कार्बो करके लिखा है, राइट। चलो इसको कंडेंस करो, तो वी हैव CHO,
right? We have CHO. Oh. Then we'll have CH2, 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 CH2 4 bar, and then we have one more CHO. That's a condensed form. CHO 4 bar CH2, then again CHO. पढ़े खबर नील, खबर पड़ा पाकू एबिन. Next. Okay. Let's identify the functional group to present any. है ना प्रेजेंट, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है. चलो चेक करो. ओके, लेट्स राइट डाउन द फंक्शनल ग्रुप्स. कौन कौन सा, ये कौन सा एल्डिहाइड, ठीक है. इथर OMe, ऑक्सीजन मतलब इथर. OH अल्कोहल. C डबल है बेटा एस्टर. दिख रहा है आपको C डबल बॉन्ड OO. कौन सा ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड OO एस्टर. यहां पे नाइट्रोजन है, मतलब ये टर्शरी अमाइन है. व्हाट इज टर्शरी अमाइन? नाइट्रोजन के तीनों वैलेंस से सब्स्टिट्यूटेड है. देखो 2 इथाइल है और 1 एस्टर है, तो ये टर्शरी अमाइन है. और ये कौन सा ग्रुप है? अमीनो, प्राइमरी अमाइन. ये कौन सा ग्रुप है? प्राइमरी अमाइन है. और ये टर्शरी अमाइन है. चलो नेक्स्ट आ जाओ. यहां पे डबल बॉन्ड दिखा, अल्कीन. NO2 दिखा, नाइट्रो. हो गया, बोलो. तो इस तरह से आप सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन से नहीं है. ठीक है. हाँ, चलो लास्ट फॉर द डे. ऐसा मैं नहीं कहूंगा अभी, बहुत टाइम बाकी है अभी तो. चलो बेटा ध्यान यहां पे. Which of the following structure is expected to be more stable and why? बहुत ध्यान से देखना कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है और क्यों. बेटा यहां पर है NO2. भाई मेरी बात बहुत ध्यान से देखना. यहां पे ये कार्बन, कार्बन एंड O-, और यहां पर है CH3, CH2O-. मतलब यहां पे ना एक एक्स्ट्रा NO2 है. कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है? लेट मी सी व्हाट इज द रोल ऑफ दिस NO2. बेटा NO2 किस ग्रुप में आता है? इंडक्टिव में प्लस के माइनस, माइनस आई. NO2 इलेक्ट्रॉन पर खींचने वाले ग्रुप में सबसे आगे रहता है. तो NO2 कैसा ग्रुप है? माइनस आई. बेटा माइनस आई ग्रुप क्या करता है? सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को खींचना चालू करता है. यस और नो? यस और नो? सो अगर ये माइनस आई ग्रुप आया तो ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है. मतलब ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को शेयर करवा रहा है. शेयरिंग मतलब कैरिंग, कैरिंग मतलब स्टेबिलिटी. पता है ना आपको. यहां पे ऐसा कोई नहीं है जो ऑक्सीजन के चार्ज को शेयर कर पाए. यहां पे ऑक्सीजन के चार्ज को शेयर करने के लिए कौन है? NO2 है. तो NO2 क्या करेगा? माइनस आई इफेक्ट से सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा. इससे क्या करेगा? ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको कम करवाएगा. एंड दैट्स व्हाई इट इंक्रीज द स्टेबिलिटी. नैंसी, इट इंक्रीज द स्टेबिलिटी. सो NO2 withdraws electron density. NO2 withdraws, बेटा ध्यान यहां पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम सिग्मा बॉन्ड, hence decrease electron density on oxygen, decrease electron density on oxygen, hence it is more stable, which increase its stability, which increase its stability. Understood? यहां पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है कोई. यहां पे कोई शेयरिंग नहीं कर रहा है उसके साथ, तो ये ज्यादा इजीली अटैक हो जाएगा. यहां पे इतना इजीली अटैक नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका चार्ज शेयर हो चुका है इस तरफ. आई बात समझ में? क्लियर? चलो लेट्स एंड इट अप हियर. टाइमिंग टुमारो विल बी 8:30. कीप इट इन माइंड. चलिए एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12.10. क्वेश्चन ऐसा कहा है कि एक्सप्लेन व्हाई alkyl group act as electron donors when attached to the pi system. Hey,
अल्काइल ग्रुप अटैच टू द पाई सिस्टम दे बिहेव लाइक इलेक्ट्रॉन डोनर। इसका रीजन हम लिखेंगे बड़े बड़े अक्षरों में, हाइपर कॉन्जुगेशन। यू नो, 4 इफेक्टिंग, उसके अंदर एक था आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। और वॉज देयर इन हाइपर कॉन्जुगेशन? व्हेन यू हैव अ पाई सिस्टम, पाई सिस्टम मतलब C डबल बॉन्ड C, उसके साथ अगर कोई अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, अल्काइल ग्रुप मतलब लेट्स से CH3 वी हैव, और वी हैव सम एनी काइंड ऑफ द अल्काइल ग्रुप, देन वी हैव सीन दैट कि इसका जो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, ये पाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड, राइट? पाई बॉन्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, इलेक्ट्रॉन क्लाउड above and below the plane। ये क्या है आपका पाई बॉन्ड है। What we have seen that the CH sigma bond remain attracted towards the pi bond of or the p orbital of the adjacent carbon। ये CH bond के इलेक्ट्रॉन पेयर किस तरफ शिफ्ट हुए थे? ये empty p orbital में शिफ्ट हुए थे, right? And because of that we can say that this alkyl group is electron donating। तो इसका रीजन हम क्या लिखेंगे? alkyl group attached to the pi system, alkyl group attached to the pi system behaves like electron donating group, behaves like electron donating group as CH sigma bond electrons, CH sigma bond electrons remains attracted towards the p orbital of adjacent, स्पेलिंग निकल गया सारे मेरे दिमाग में से, p orbital of adjacent कार्बन एटम, राइट? तो ये हमने हाइपर कॉन्जुगेशन में सिखाया। चल बराबर है जो है वो, ठीक है। सो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं, दैट इज व्हाई वी से दैट अल्किल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इन नेचर। लेट्स चेक द नेक्स्ट वन। चलो अगला सवाल क्या आ रहा है? लेट अस सी, ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। चलो ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बेटा जी। ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड, शो द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द कर्व्ड एरो नोटेशन। चलो पहला है C6H5OH। व्हाट इज C6H5? बेंजीन रिंग। ऊपर क्या है बेटा? OH। O के पास क्या होता है? लोन पेयर। O क्या करेगा? अपनी लोन पेयर कॉन्जुगेट सिस्टम को देगा और यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर किधर आ जाएगा? ऑर्थो पे। बहुत प्रैक्टिस करा था इसका हमने, करा था कि नहीं करा था? चलो यहां पे क्या हो गया? डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन क्या हो गया? प्लस, इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे आ गया, ये हो गया माइनस साइड। चलो इलेक्ट्रॉन पेयर आगे जाएगा वापस अंदर और ये इलेक्ट्रॉन पेयर पैरा पे। विजुलाइज करो, विजुलाइज करो, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा? विजुलाइज इट। इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस ऑर्थो पे। एक ही डायरेक्शन में हम एरो घुमाते हैं, राइट? चलो ये इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर और ये वापस ऊपर। ये हो गए इसके सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर विद ऑल दी एरोस। फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो जाना चाहिए, एंड योर स्ट्रक्चर्स आर करेक्ट, ठीक है। चलो सेकंड वन, C6H5NO2। NO2 बेटा कौन सा ग्रुप होता है? प्लस आर के माइनस आर। NO2 इलेक्ट्रॉन देके रेजोनेंस करता है कि लेके रेजोनेंस करता है? लेके रेजोनेंस करता है। इट्स और NO2 ग्रुप। ये O यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, बदले में नाइट्रोजन रिंग से इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है ना? तो फिर बात करते हो, यहां क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन का हो गया सिंगल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन लिया नेगेटिव, राइट? और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हुआ है, प्लस कहां आ जाएगा? ऑर्थो पे। चलो पैर को आगे जाना दो, यहां पे प्लस कहां शिफ्ट होगा? पैरा पे। ऊपर सब कुछ सेम, राइट? चलो वापस
इलेक्ट्रॉन पेयर कहां शिफ्ट होगा? प्लस की तरफ। एक ही डायरेक्शन में एरो जा रहे, देख लो, ऊपर आगे आगे आगे, एक ही डायरेक्शन में एरो जाएंगे, राइट। चलो प्लस कहां आ जाएगा? वापस शिफ्ट होके ऑर्थो पे। मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी आपका प्लस चार्ज या माइनस चार्ज मेटा पे आता नहीं है। ये ओ माइनस। चलो लास्ट स्टेप, वापस ये इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। मैं ज्यादा टाइम पास नहीं कर रहा हूं यहां पे, बिकॉज थियरी में हमने इसको बहुत डिटेल में किया था, मैंने आपको खुद भी प्रैक्टिस करने के लिए दिया था, राइट। चलो नेक्स्ट किसका बनाना है आपको? CH3, CH डबल बॉन्ड CH CHO। ओके, CH3 CH डबल बॉन्ड CH। पहले स्ट्रक्चर को थोड़ा खोल के लिखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और CHO को आप ऐसे लिखो, अल्डिहाइड ग्रुप है। ऑक्सीजन यहां से पाई इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बदले में कार्बन इस पाई को यहां पे खींचेगा। हाउ विल द स्ट्रक्चर लुक लाइक? CH3 ये क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके यहां पे आ गए तो ये प्लस हो जाएगा, इसको कुछ नहीं मिला है। डबल बॉन्ड बिकम सिंगल, CH यहां हो गया जा डबल, O क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और यहां पे क्या आ जाएगा? H। O ने इलेक्ट्रॉन पे लिया, O हो गया नेगेटिव, बॉन्ड हो गया सिंगल। गॉट इट? नेक्स्ट वन किसका बनाना है? रेजोनेंस बताओ जरा। C6H5CH, इसमें मैं एक ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, बाकी आप करोगे, ठीक है। C6H5CHO ऐसे होगा। चलो बेटा, ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बदले में यहां से कहां से खींचेगा? रिंग से। सेम स्ट्रक्चर जो NO2 का बना था वैसा ही सेम स्ट्रक्चर यहां पे प्लस, यहां डबल बॉन्ड, O इलेक्ट्रॉन पेयर लेके नेगेटिव, फिर ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा, प्लस यहां पे आ जाएगा, आगे आपको स्ट्रक्चर बना देना है, ठीक है। नेक्स्ट C6H5CH2 प्लस, सेम स्ट्रक्चर बनेंगे यहां भी। ये क्या है बेटा? CH2 प्लस C6H5। ये प्लस कार्बन क्या करेगा? यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा, राइट। अगर ऐसा हुआ तो यहां क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड, ये हो गया CH2, प्लस चार्ज उसका चला गया, इलेक्ट्रॉन पेयर मिल गए, प्लस कहां पे आ जाएगा? ऑर्थो पे। ये इधर से इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट हुए, इसको बेचारे को कुछ नहीं मिला, इलेक्ट्रॉन पेयर आगे, यहां पे आ गया प्लस, कहां पे? मेटा पैरा पे। चलो इलेक्ट्रॉन पेयर एक पोजीशन आगे, प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर जाने दो धीरे धीरे, प्लस वापस कहां पे आ गया? ऑर्थो पे। एंड फाइनली ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से छोड़ देगा वापस, और ये हो गया आपका CH2 प्लस वापस। नेक्स्ट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, CH3 CH। चलो डबल बॉन्ड के बाजू में प्लस, कॉन्जुगेशन है, क्या करेंगे? सिंपल सा, ये प्लस कार्बन क्या करेगा? पाई क्लाउड को अपने पास खींच लेगा, राइट। प्लस कहां चला जाएगा? इधर आ जाएगा, यहां क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया बाजू में, इनका बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है तो इसको कुछ नहीं मिला, ये क्या हो जाएगा? प्लस कार्बन। तो ये हो गए सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। अंडरस्टूड? क्लियर? मैरून कहां है? नहीं पता? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, व्हाट आर द इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स? शॉर्ट में बता देता हूं आपको। इलेक्ट्रोफाइल ही कैसा होता है? पॉजिटिव। और न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है? नेगेटिव, ठीक है। तो रिएक्शन के वक्त जो अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। और अटैक के वक्त जो रिएजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर दे के अटैक करता है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। राइट, सो दे अटैक बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन, और दे accept electron pair from substrate, and this will they donate electron pair to the substrate। इलेक्ट्रोफाइल में हमने कौन से लिखे थे? सारे पॉजिटिव,
और हमने कुछ न्यूट्रल लिखे थे जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, AlCl3 BCl3 दे आर इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल नेचर में कैसे होते हैं? लुईस एसिड, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल में हमें लिखे थे नेगेटिव आयंस, कोई भी नेगेटिव आयन दे आर ऑलवेज न्यूक्लियोफाइल। और कोई ऐसे जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर किसी और को दे सकते हैं, वो सारे कैसे होते हैं नेचर में? न्यूक्लियोफाइल। हमने पूरा लिस्ट लिखा था, राइट? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं तो नेचर में कैसे होते हैं? लुईस बेस। नेक्स्ट, चलो ऐसा करने का आपको बताना है कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कौन न्यूक्लियोफाइल है। बहुत सिंपल सा है, अभी आपको देख के ही पता चल जाएगा इसमें। तो इसको भी ले ही लेते हैं साथ में, और क्या। तू भी आ जा, चल। ओके, लेट्स टेक बोथ ऑफ देम। चलो सॉल्व करते हैं इसको। नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव क्या होता है? सॉल्व। नाउ क्लासीफाई द फॉलोइंग रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग है। क्लासीफाई द फॉलोइंग रिएक्शन। सबसे पहले तो अटैक करने वाला कौन है? न्यूक्लियोफाइल। और इसने क्या करा? इसने Br को सब्स्टिट्यूट किया। देखो Br निकल गया और SH आ गया, तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि अटैक किसने किया? न्यूक्लियोफाइल ने। तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं बेटा? इसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि हुआ क्या है? Br को कौन रिप्लेस कर दिया है? SH। सब्स्टिट्यूशन हुआ यहां पे। इधर क्या हुआ? देखो यहां पे डबल बॉन्ड था और डबल बॉन्ड गायब हो गया, सिंगल हो गया। मतलब एक जगह पे Cl आ गया, एक जगह पे H आ गया। देखो ध्यान से, क्या हुआ यहां पे? एडिशन। क्या हुआ यहां पे? एडिशन रिएक्शन हुआ। ओके, नेक्स्ट देखो कौन है ये? हुआ क्या? न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया? ध्यान से देखो, इधर से Br को हटा दिया, बाहर निकाल दिया। देख लो, इधर से एक H को हटा दिया, और यहां पे अगर दोनों के पास से एक एक एटम चला गया तो बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। मतलब यहां पे भगाया, एलिमिनेट किया। किसने किया एलिमिनेशन? न्यूक्लियोफाइल ने। तो इसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन। क्या कहेंगे इसे हम? न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन। डू यू अंडरस्टैंड दिस? नेक्स्ट देखो, चलो इसमें क्या हो रहा है चेक करो। इसमें क्या हो रहा है? ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, अभी एक्चुअली आना नहीं चाहिए यहां पे, बट अभी दे दिया इन्होंने। सो व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली चेक करो। OH यहां पे बाहर निकला, देख लो, और OH की जगह पे कौन आया? Br आया। बट अगर आप ध्यान से देखो ना, OH यहां से बाहर निकला है, बट Br यहां लगा है, C के बाजू में। OH यहां से बाहर गया, बट Br यहां लगा है। सब्स्टिट्यूशन तो हुआ है, क्योंकि OH की जगह पे Br आया है ना, सब्स्टिट्यूशन हुआ है। पर यहां पे हुआ है सब्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय रीअरेंजमेंट। ये आप हाइड्रोकार्बन चैप्टर में सीखोगे किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो यहां पे हुआ है सब्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय रीअरेंजमेंट। तो दिस इज दी, मैं इसका आपको पूरा मैकेनिज्म समझाता हूं, ठीक है? सब्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय रीअरेंजमेंट। चलो मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझाता हूं, राइट? कैसे प्रोसेस हुआ है ये। CH3 थ्राइस C CH2OH है हमारे पास, राइट? देखना ध्यान से, वी हैव CH3 थ्राइस C CH2OH, दिस व्हाट वी हैव। ऐसा ही है ना? है ना? ध्यान से देखना है पूरा मैकेनिज्म कैसे चलता है। अभी आपको मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म की दुनिया में ले चलता हूं, अगले चैप्टर से बहुत आना है ऐसा। सो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, CH3 CH3 CH3, इट इज CH2OH। और कौन आ रहा है यहाँ पे? HBr। HBr में कौन सा आयन होगा? HBr में क्या क्या आयन बनेंगे? HBr में बनेगा H प्लस एन Br माइनस, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे, Br माइनस, राइट?
अब यहां पे होगा क्या, ध्यान से देखना। यहां पे सबसे पहले ये OH अपने इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा, यहां से OH क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा। अगर ऐसा हुआ तो ये CH2 क्या हो जाएगा, प्लस। CH2 प्लस मतलब कार्बोकेटायन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर चले गए ना। कौन बाहर निकल गया, OH माइनस। क्या बना, कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन कैसा है, अभी प्राइमरी है। प्राइमरी मतलब ये पॉजिटिव कार्बन एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है, मतलब ये कार्बोकेटायन कैसा है, प्राइमरी कार्बोकेटायन है। पॉजिटिव कार्बन एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है, मतलब ये प्राइमरी है। अब हमने कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा था, उसमें हमने सीखा था कि प्राइमरी कार्बोकेटायन सबसे कम स्टेबल होता है और टर्शियरी कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो क्या हम इस प्राइमरी को टर्शियरी बना सकते हैं, तो बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो इस मैकेनिज्म को कहते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट। हम क्या करेंगे, बाजू वाले कार्बन के CH3 को यहां पे शिफ्ट कर देंगे। क्या करेंगे, बाजू वाले कार्बन के CH3 के इलेक्ट्रॉन पेयर को हम यहां पे शिफ्ट कर देंगे, और इस मैकेनिज्म को कहा जाता है 1,2 मिथाइल शिफ्ट। यह तब होता है जब मैकेनिज्म के अंदर कार्बोकेटायन बना है। जब भी मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन बनता है, हमेशा देखा जाता है कि क्या कार्बोकेटायन को और ज्यादा स्टेबल करने की पॉसिबिलिटी है, अगर है तो करना है। तो जैसे कि प्राइमरी के बाजू में क्वाटरनरी कार्बन है, ये क्वाटरनरी है, चारों तरफ जुड़ा है। तो अगर इसके पास से एक CH3 लिया जाए और इसको प्लस बनाया जाए तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो हमने क्या करा, एक मिथाइल को वहां पे शिफ्ट कर दिया। अब इससे क्या हो गया, देखो CH3 CH3 CH2 CH3 यहां पे आ गया, शिफ्ट हो गए। इधर का CH3 इधर आ गया, तो इसको क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये कौन सा कार्बोकेटायन बना बेटा, टर्शियरी। और अब टर्शियरी कार्बोकेटायन पे अटैक कौन करेगा, Br माइनस, जो अभी तक पिक्चर में आया ही नहीं है कहीं पे। HBr का Br माइनस कहां आया ही नहीं ना अभी तक, तो आया PH नहीं आया ना, राइट। सो अब इसको भी अगर आप और ध्यान से देखोगे ना, इसको भी अगर आप और ध्यान से देखोगे ना, तो ये स्टेप ऐसे होता है। सी हाउ विल दिस प्रोसीड। अगर इसको और थोड़ा डिटेल में देखा, आपको H प्लस दिखा, H प्लस दिखा आपको। ऑक्सीजन को जैसे ही H प्लस दिखेगा ना, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर H प्लस को देगा, उसको अपने पास बुला लेगा, और बदले में ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन पेयर को ले लेगा। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया और किसको दे दिया, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन कहां जुड़ जाएगा, O के साथ, और ये क्या सेपरेट हो जाएगा, H2O। अब सब कुछ होने के बाद Br शांति से देखता रहेगा। अब Br देखेगा कार्बोकेटायन बन चुका है, स्टेबल हो चुका है। Br जाके अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देगा, एंड दिस इज हाउ यू गेट द प्रोडक्ट CH3 CH3। यहां पे कौन आया, Br, CH2 CH3। देखो आपका आंसर जो है ना फाइनल, वो ऐसे लिखा हुआ है, CH3 ट्वाइस C Br CH2 CH3। तो दिस इज हाउ द रिएक्शन प्रोसीड, और इसे कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, एंड दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड 1,2 मिथाइल शिफ्ट। क्या कहते हैं इसको, 1,2 मिथाइल शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, तरफ से पूछा तो नहीं था, बट अब बता दिया, मुझे आता है तो फिर क्या करें। नेक्स्ट, चलो, यू वुड लाइक टू आंसर व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर, अदर देयर आइसोमर्स और नॉट, आपको बताना है। ठीक है, आर द स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिक आइसोमर्स और रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स। फर्स्ट सेकंड में देखो क्या लग रहा है, फर्स्ट सेकंड को देख के फर्क क्या है, कीटोन के पोजीशन में फर्क है। कौन सा आइसोमर है ये, पोजीशन आइसोमर, क्योंकि फर्क क्या है, खाली कीटोन के पोजीशन में। तो या तो बेटा आप इसको पोजीशन आइसोमर कहो, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कीटोन के दोनों तरफ अभी दो दो कार्बन लगे हैं, और यहां पे कीटोन के एक तरफ सिंगल कार्बन है, एक तरफ 3 कार्बन है। क्या कहते हैं इसको, मेटामर्स। तो यू कैन ऑल्सो कॉल इट मेटामर्स, आप इसको मेटामर्स भी कह सकते हो। ओके, सेकंड में देखो बेटा, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, यहां पे दोनों दी सामने सामने है, डी फॉर ड्यूटेरियम, यहां पे दोनों दी एक ही तरफ है। इसको कहते हैं सी ट्रांस आइसोमर, जो अगले चैप्टर में पता नहीं इन्होंने यहां पे क्यों दिया है। अगले चैप्टर में आल्कीन के साथ ये आता है सी ट्रांस आइसोमर। अभी मैं जस्ट यहां पे लिखूंगा इट इज सी ट्रांस आइसोमर,
which is example of ज्योमेट्रिकल आइसोमर. स्टीरियो का नहीं होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है. सीस ट्रांस इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. चलो नेक्स्ट देखो, थर्ड वाले में क्या लग रहा है. थर्ड वाले में तो बहुत ही क्लियर विजिबल है कि ऑक्सीजन ने यहां से इलेक्ट्रॉन पे ले लिया है और इसको प्लस बना दिया है. तो ये कोई आइसोमर नहीं है, ये क्या है, एक्चुअली रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर है. व्हाट आर दे? रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर. समझ में आ रहा है सबको? These are the resonance contributors, right? चलो नेक्स्ट. How many questions are there? 40. हैं? Next. For the following bond cleavage, use the curved arrow to show the electron flow and classify each as homolysis and heterolysis. Identify the reactive intermediate produced as free radical, कार्बोकेटायन या कार्बन एनायन आपको बताना है. ठीक है, चलो पहले वाले में देखो क्या हुआ. यहां पे एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आया, होमोलिसिस. और सिंगल इलेक्ट्रॉन कब आता है? जब बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इधर आए, एक इलेक्ट्रॉन इधर आए. कौन सा फिजन कहते हैं इसको? होमोलिटिक कोवेलेंट फिजन, और यू कैन कॉल इट इज होमोलिसिस. और ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज बनते हैं उसे क्या कहते हैं हम? फ्री रेडिकल्स. क्या कहते हैं इसे हम? फ्री रेडिकल्स. सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज को हम क्या कहते हैं बेटा? फ्री रेडिकल्स. चलो सेकंड देखो, सेकंड में क्या हो रहा है. वो बॉन्ड का टूट रहा है, इधर माइनस आ गया खाली. किसका? किसका है? क्या रहा होगा यहां पे? CH3. एंड पे क्या होता है? कार्बन होता है कि नहीं? तो CH3 में से कार्बन ने एक H के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास ले लिया है, और इस बेचारे H को इलेक्ट्रॉन पेयर किसने दिया है? ऑक्सीजन ने दिया है. आई कुछ बात समझ में? इसीलिए ये H कहां चला गया? O के साथ चला गया, H2O. ये कार्बन ने H के इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके H को बेचारे को अकेला कर दिया. H को मदद कहां से मिली? O के पास से, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है ना. तो ये O ने अपने इलेक्ट्रॉन H को दिए और अपने पास लेके चला गया H2O. आई बात समझ में? राइट. तो यहां से आपका ये बॉन्ड टूटा है. कैसा क्लीवेज है ये? हाइड्रोलिसिस. क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन ने रख लिए हैं, और कार्बन विथ नेगेटिव चार्ज, क्या कहते हैं इसे हम? कार्बन एनायन और कार्बो एनायन. और ये कौन सा फिजन है? हाइड्रोलिसिस. नेक्स्ट देख चल. मुन्ना प्लस बना है, प्लस. मुन्ना प्लस कब बना होगा? जब Br ने यहां से इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिए होंगे, तो Br माइनस बन के अलग हो गया. कार्बन को कुछ नहीं मिला. कार्बन क्या बना? प्लस. क्या कहते हैं इसके? कार्बोकेटायन. और ये भी कौन सा फिजन है? हाइड्रोलिसिस. समझ में आ रहा है सबको? ओके नेक्स्ट देखो, ये मस्त है. व्हाट इज हैपेंड हियर? ध्यान से देखना क्या हुआ है. क्या लग रहा है तुमको? व्हाट इज हैपेंड हियर? इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना. पाई के पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, बेंजीन के पास 3 बॉन्ड पड़े, पाई बॉन्ड. एक पाई बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हुआ, तो ई यहां पे आके जुड़ गया सपोज. अब ये जो बॉन्ड था, एक्चुअली ऐसे होता है कि ये पाई बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हुआ, ये बना माइनस, ये बना प्लस, और ये माइनस ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको देके अपने पास बुला लिया. तो इधर ई आ गया, इधर हो गया प्लस. बट ऐसे नहीं दिखाया जाता है. इसको दिखाया कैसे जाता है कि डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन पेयर कहां शिफ्ट हुआ? ई के ऊपर. अब इन दोनों में से एक को ई मिलेगा तो दूसरे को क्या मिलेगा? प्लस. तो ये भी कौन सा फिजन है? हाइड्रोलिसिस है, राइट. और ये C प्लस बना, उसे क्या कहेंगे? कार्बोकेटायन. एंड इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ हेट्रो. अब देखो स्मार्ट बोर्ड पे ये काम कितना इजी हो जाता है. नहीं तो मुझे कितना ड्रॉ करना पड़े. स्मार्ट बोर्ड के बिना अगर 10 क्वेश्चन हो तो स्मार्ट बोर्ड के साथ 25 क्वेश्चन हो जाए सेम टाइम में. सो नो व्हाट, अब इसकी आदत पड़ गई है.
चलो बेटा नेक्स्ट। ये सारे 12th के कंसेप्ट पूछे इन्होंने एक्सरसाइज में, पागल लोग। ये भी 12 का कंसेप्ट है, पता नहीं कौन डिजाइन किया एक्सरसाइज। एक्सप्लेन द टर्म इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। शॉर्ट में बता देता हूं, नोट्स आप में डिटेल में लिखा ही है। इंडक्टिव इफेक्ट में आपने ऐसा देखा था कि अगर यहां पे कोई पोलर बॉन्ड है, Br नेगेटिव होता है, तो इस पोलर बॉन्ड की इफेक्ट आगे वाले नॉन पोलर बॉन्ड को भी क्या बना देती है? पोलर बना देती है। बना देती है। तो एक जो पोलर बॉन्ड है, वो पोलर बॉन्ड क्या करता है? आगे वाले नॉन पोलर बॉन्ड को भी पोलर बना देता है। इसे हमने क्या कहा था? इंडक्टिव इफेक्ट। अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है तो प्लस आई, माइनस आई सॉरी, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है तो प्लस आई। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? मैं शॉर्ट में बताया, इसका डिटेल नोट्स लिखा है आपने, ठीक है? एग्जाम में आए तो मुझे शॉर्ट में मत बताना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक याद है? अगर पाई बॉन्ड है और कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है, तो अटैकिंग रिएजेंट की डिमांड पे इलेक्ट्रॉन पे शिफ्ट होता है, उसे हमने कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। दो तरह का, प्लस ई माइनस ई, राइट? सपोज यहां पे मान लो अटैक करने आया है, जस्ट फॉर एग्जांपल सपोज यहां पे अटैक करने आया CH3+, तो सपोज आपका CH3+ अगर यहां पे अटैक करना चाहता है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये पाई बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो। तो जहां पे अटैक हुआ, शिफ्टिंग भी वहीं पे हुआ, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लस ई इफेक्ट। ये क्या एग्जांपल है? प्लस ई। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या था? शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑन डिमांड ऑफ अटैकिंग reagent, shifting of pi electron on demand of attacking reagent। inductive effect क्या था? ओके, induce polar bonds adjacent to the polar bonds। ये मैंने आपको प्लस ही बताया। अगर माइनस ही लिखना है, इसमें क्या लिखा था? माइनस ही, याद है? डबल बॉन्ड अगर मान लो अटैक करने कोई नेगेटिव ग्रुप आ रहा है, अगर ये नेगेटिव ग्रुप को सपोज यहां पे अटैक करना है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये पाई क्लाउड बाजू में शिफ्ट हो जाए। तो शिफ्टिंग कहां हो रहा है? अवे फ्रॉम द रिएजेंट हो रहा है, तो उसे हमने क्या कहा था? माइनस ई इफेक्ट कहा था। दिस वाज द शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। नेक्स्ट, ओके, यू हैव टू एक्सप्लेन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ये बहुत गलत बात है, ये टॉपिक यहां पे होना ही नहीं चाहिए। ओके, लेट्स एक्सप्लेन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। कोई नहीं बेटा, तुम्हारे सर को सब आता है। पहला है CH, अभी ऑर्गेनिक ही चल रहा है हमारा, जेई में भी खतरनाक ऑर्गेनिक, आना कभी सुबह पता चलेगा। तीसरा कंपाउंड है, इसमें एक ही सी है। बच्चा ध्यान यहां पे देख, तीनों में फर्क क्या है? क्लोरीन कौन सा ग्रुप होता है? माइनस आई। बेटा क्लोरीन कौन सा ग्रुप होता है? माइनस आई। यहां पे 3 माइनस आई ग्रुप है, यहां पे 2 माइनस आई ग्रुप है, यहां पे एक ही माइनस आई ग्रुप है। माइनस आई ग्रुप का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को खींचना। कौन से इलेक्ट्रॉन को? सिग्मा बॉन्ड के। तो यहां पे 3 मिलकर सिग्मा के इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, यहां पे 2 मिलकर खींच रहे हैं, और यहां पे एक ही खींच रहे हैं। अब इससे एसिडिक नेचर पे क्या फर्क हो जाएगा? तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो OH बॉन्ड होता है, मैंने आपको शायद कल ही बताया था, ये जो OH बॉन्ड होता है उसमें ऑक्सीजन को बहुत इलेक्ट्रॉन की भूख होती है, इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन क्या करता है? बेचारे H के इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, राइट, और ये H को भगा देता है बेचारे को। तो ऑक्सीजन H के इलेक्ट्रॉन को लेके खुद नेगेटिव बन जाता है और H को भगा देता है, ठीक है? अब अगर इसके साथ कोई माइनस आई ग्रुप आ गया यहां पे ऑक्सीजन के साथ, तो माइनस आई ग्रुप क्या करेगा? ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा? आगे से H के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, H को तुरंत ही भगा देगा। और एक और तरीके से आप समझो कि H को भगाने के बाद कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज आया। अब नेगेटिव चार्ज को अगर स्टेबल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस नेगेटिव चार्ज को शेयर करवाना पड़ेगा। बेटा 1:30 बजे से मैं ऐसे ही खड़ा हूं,
8 बजे। सी, अगर ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज को शेयर करना पड़ेगा। भाई नेगेटिव चार्ज को शेयर कौन करेगा, माइनस आई ग्रुप, क्योंकि माइनस आई वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। तो ये क्लोरीन दो चीजें करेगा। क्लोरीन की वजह से एक तो ये OH बॉन्ड की पोलैरिटी और बढ़ जाएगी, क्योंकि क्लोरीन यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कम करेगा, तो H आगे से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन बीइंग माइनस आई ग्रुप, ये दो काम करेगा। फर्स्ट, इंक्रीज करेगा पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड, इंक्रीज करेगा ये पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड, OH बॉन्ड को और पोलर करेगा। एंड सेकंड, इट विल स्टेबिलाइज द कार्बोक्सिलेट आयन, स्टेबिलाइज द C+O माइनस आयन। सो बिकॉज ऑफ बोथ दिस थिंग्स, जितने ज्यादा माइनस आई ग्रुप आएंगे उतना एसिडिटी हमेशा बढ़ता है, जितने ज्यादा माइनस आई ग्रुप आएंगे हमेशा एसिडिटी बढ़ता है। एसिडिटी का एक कॉमन रूल है, कंपाउंड कोई भी हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, अल्कोहल हो, कोई भी कंपाउंड हो, अगर एसिडिटी बढ़ानी है तो माइनस आई ग्रुप चाहिए या माइनस R ग्रुप चाहिए। इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप एसिडिटी बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप बेसिसिटी बढ़ाते हैं, एसिडिटी घटाते हैं। तो मैं सेकंड वाले में देखो क्या दिख रहा है आपको। सेकंड वाले में अगर आप ध्यान से देखो ना, तो कार्बन के साथ कौन लगा है, CH3 लगा है। ओके, अगर आप बी ऑप्शन चेक करो, बी वाले में, तो यहां पे कार्बन के साथ एक ही CH3 है, बाकी दोनों हाइड्रोजन है। दूसरे कंपाउंड में कार्बन के साथ 2 CH3 है और एक हाइड्रोजन है और एक COOH है। और तीसरे में कार्बन के साथ तीनों CH3 है। क्या है तीसरे में कार्बन के साथ बेटा, तीनों CH3 है, तीनों CH3 है। अब CH3 कैसा ठहरा नेचर में, प्लस आई के माइनस आई, प्लस आई। प्लस आई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इससे दो नुकसान होंगे। एक, ऑक्सीजन को अगर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन आगे से मिल गया तो ऑक्सीजन फिर H के पास इतना इलेक्ट्रॉन नहीं मांगेगा, आगे ना, मतलब OH बॉन्ड की पोलैरिटी कम हो गई। एक और बात, जब नेगेटिव आयन बन जाएगा तो प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, और इलेक्ट्रॉन देगा, नेगेटिव और बढ़ा देगा। क्या होगा इससे, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। शेयर करवाना है ना तुमको तो चार्ज को, प्लस आई ग्रुप तो क्या करेगा, और इलेक्ट्रॉन देगा, तो ऑक्सीजन को और नेगेटिव करेगा। ये क्या बात हुई, मेरे घर पे 50 लाख पड़े हो, वो मैंने बाकी यूज कर लिए, घर ले लिया मैंने नया। ओके, तो ये प्लस आई ग्रुप जब भी आता है ना बेटा, एसिडिटी कम करवाता है। अब इधर एक ही प्लस आई ग्रुप है, इधर ऐसे 2 प्लस आई ग्रुप है, इधर ऐसे 3 प्लस आई ग्रुप है, तो ये सबसे लीस्ट एसिडिक होगा, बिकॉज प्लस आई ग्रुप, ये सब 12th में आता है बेटा, अब मैं 12th में नहीं कराऊंगा वापस। ये प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, इट विल डिक्रीज पोलैरिटी ऑफ OH, इट विल डिक्रीज पोलैरिटी ऑफ OH, और दूसरा क्या करेगा, इट विल डिस्टेबिलाइज्ड C+O माइनस आयन। तो एक बात हमेशा ध्यान रख लेना बेटा, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप। तो ये बेसिक रूल है फॉर एसिडिटी एंड बेसिसिटी। अंडरस्टूड? अगला सवाल। चलो अब शायद प्योरिफिकेशन टेक्निक में आ जाएंगे हम। अब तो थियरी क्वेश्चन चलेंगे। चलो लेट्स सी। शांत। चलो नेक्स्ट 12.18। अब अगर कोई इसके आगे अगर कोई न्यूमेरिक ऐसा कुछ आ रहा है तो हम सॉल्व करेंगे। थियरी आएगा तो मैं आपको शॉर्ट में उसका ओवरव्यू देके आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। गिव द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रिंसिपल फॉलोइंग टेक्निक्स टेकिंग प्लेस इन ईच केस। चलो क्रिस्टलाइजेशन कब यूज किया था? डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी। डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी हमने क्या करा था? ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रॉपर सॉल्वेंट में डाल के गर्म किया था। समझो, ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रॉपर सॉल्वेंट में डाल के गर्म किया था। गर्म होने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, मतलब कंपाउंड एक्सेस अमाउंट में डिसॉल्व हो जाता है। गर्म होने से कंपाउंड एक्सेस अमाउंट में डिसॉल्व हो जाता है, बट वो वापस जब ठंडा पड़ता है
सॉल्युबिलिटी कम होती है तो उस सब्सटेंस के क्या बन जाते हैं, क्रिस्टल बन जाते हैं प्योर फॉर्म में। इम्प्योरिटी डिसॉल्व भी रह जाती है, बट जो कंपाउंड होता है उससे क्रिस्टल बन जाते हैं। सो इट इज बेस्ड इन डिफरेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी, राइट। ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, सॉल्वेंट में डाला, गर्म किया, कंपाउंड डिसॉल्व हो गया, ठंडा किया, सॉल्युबिलिटी कम हुई, कंपाउंड के क्या बन गए, क्रिस्टल बन गए प्योर फॉर्म में। सेकेंड इज डिस्टिलेशन। बेटा डिस्टिलेशन वाज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट। मिक्सचर को करेंगे गर्म, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, पहले क्या बनेगा, वेपर। वेपर को क्या करेंगे, कंडेंस, कंपाउंड्स आर सेपरेटेड। डिस्टिलेशन कितने टाइप के थे, 4 टाइप के थे। सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर एंड स्टीम डिस्टिलेशन। थियरी में सब कुछ डिटेल में लिखा है, आपने डिटेल में लिखा भी होगा आपने नोट्स में, राइट। नेक्स्ट क्रोमेटोग्राफी। बेटा क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन डिफरेंस इन एब्जॉर्प्शन एबिलिटी, याद करो एब्जॉर्प्शन एबिलिटी, एब्जॉर्प्शन एडी, एब्जॉर्प्शन एबिलिटी। कौन सा एब्जॉर्बेंट यूज किया था आपने, या यूज एल्यूमिना, सिलिका जेल, और पता नहीं कितने टाइप के थे क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। मेरे को पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी विशाल सर ने सिखाया, तुमको भी सिखाया ना, बहुत होशियार हुआ है ना, ओके। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में आपने ऐसा देखा था कि देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पेपर, क्रोमेटोग्राम। वो पेपर के अंदर ना सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज क्या करता है, पानी को रिटेन करके रखता है। तो जो कंपाउंड पानी में डिसॉल्व हुए होंगे ना वो उधर ही रह जाएंगे, उसी लेवल पे रह जाएंगे, और जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे वो सॉल्वेंट के साथ धीरे 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 ऊपर चढ़ेंगे। दैट्स कॉल्ड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। मैं पूछ लेता हूं, ऐसा नहीं मुझे नहीं आता तो मैं पूछ लेता हूं, ओके। चलो तो बुक में इतना कुछ डिटेल में दिया नहीं है। तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इसमें हमने कॉलम लिया था, उसमें हमने डाल दिया था एड्सॉर्बेंट, ऊपर रखा था मिक्सचर, उसके ऊपर डाला था सॉल्वेंट। सॉल्वेंट धीरे धीरे नीचे आएगा, अलग अलग लेवल पे सारे कंपोनेंट सेपरेट होंगे। आ गए ना। तो पेपर वाले में हमने एक ग्लास की शीट ली थी, उसके ऊपर एड्सॉर्बेंट लगाया था, फिर उसमें एक पेंसिल से लाइन करी थी, फिर उधर हमने एक छोटा सा मिक्सचर रख दिया था इंक का, और उसको प्रॉपर सॉल्वेंट में डाल दिया। पानी धीरे धीरे एड्सॉर्बेंट के ऊपर आया, अलग अलग कंपोनेंट को डिसॉल्व करके अलग अलग लेवल पे छोड़ दिया। दिस वाज द क्रोमेटोग्राफी। आगे ना, डिस्क्राइब द मेथड विच कैन बी सेपरेट two compounds with different solubility. Which method? Different solubility. Which method? Crystallization. Different soluble. अभी बताया ना कि जो कंपाउंड ज्यादा सॉल्यूबल है वो डिसॉल्व हो जाएगा, जो सॉल्यूबल नहीं है वो डिसॉल्व नहीं होगा। फिल्टर कर लो, जो डिसॉल्व नहीं हुआ है वो निकल गया, बचा हुआ जो है उसमें एक कंपोनेंट है जो डिसॉल्व हुआ है, उसको ठंडा करो, ठंडा करोगे तो जो डिसॉल्व हुआ था वापस क्या बन जाएगा, क्रिस्टल। आई बात समझ में? अभी मैंने एक वीडियो देखा था, अभी वो वीडियो में ना सारे स्टूडेंट, अभी वो बहुत चल रहा है ना, तो पतली कमर, वो एक 50 साल का टीचर था गवर्नमेंट स्कूल का, इतनी मूंछ थी, कुछ भी थोड़ी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ फेमस वायरल होने के लिए, मैं वायरल होने के लिए ऐसे ऐसे नहीं कर सकता हूँ, मेरे से नहीं होता है भाई। ओ भाई ओके चलो, ध्यान यहाँ पे, हर ट्रेंड फॉलो करने के लिए नहीं होता है भाई, हम टीचर है, टीचर की एक आप सोचो तुम्हारे पेरेंट्स देखेंगे कि सर तो ऐसे ऐसे नाच रहे का, तो कैसा लगेगा बोलो? अच्छा लगता है क्या ऐसा? वो 50 साल का टीचर था, बोलो, उसको नाचना भी नहीं आ रहा तो भी नाच रहा था, बोलो। मैं अपने कंटेंट से वायरल होऊंगा, पता नहीं आज नहीं तो 2 साल के बाद, नहीं तो 5 साल के बाद, अपने को प्योर कंटेंट डालना है, ये सब अपने से नहीं होता है। चलो नेक्स्ट, केमिस्ट्री ऑफ Lenzine test by Bass. What is the
डिफरेंस ध्यान यहाँ पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, चलो अटेंशन एवरीवन प्लीज, डिफरेंस बिटवीन सिंपल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। ये किसके लिए था रिड्यूस प्रेशर, याद करो। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो बॉइल होने से पहले डिकम्पोज हो जाते हैं। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? सो वो टेम्परेचर जहां पे वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, एटमॉस्फेरिक हो जाता है। तो अगर आप वेपर प्रेशर नहीं बढ़ा पाओ तो कोई बात नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को घटा दो। सपोज मान लो कि वेपर प्रेशर है 0.7, एटमॉस्फेरिक है 1। बॉइलिंग कब होगा? जब वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक हो जाएगा। तो तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तो कंपाउंड को गर्म करो 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 करो, वेपर प्रेशर 0.7 से बढ़ा के 1 पे लाओ, या फिर एक काम करो ना, बाहर जो प्रेशर 1 है उसी को घटा के 0.7 कर दो, तो भी बॉइलिंग हो जाएगा। क्योंकि करना तो क्या है, वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक करना है। अब या तो वेपर प्रेशर बढ़ाओ या तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटाओ। तो हमने इसमें क्या करा था, रिड्यूस प्रेशर में एक वैक्यूम पंप लगा के वेपर प्रेशर को डाउन कर दिया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डाउन कर दिया था, एंड वी कैरीड आउट बॉइलिंग बिलो द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, राइट। और इसका बेस्ट एग्जांपल था टू सेपरेट द spent lye, separate the glycerol from the spent lye in soap industry, and then we have the steam distillation। बेटा वापस हमको वेपर प्रेशर कितना करना है, एटमॉस्फेरिक जितना करना है। तो हम क्या करेंगे, वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए थोड़ा सा अंदर स्टीम जाने देंगे, और जब कंपाउंड का वेपर प्रेशर और स्टीम को मिला के टोटल वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक हो जाएगा, बॉइलिंग दोनों का स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब मैंने बहुत डिटेल में आपको लिखवाया है, राइट। स्टीम डिस्टिलेशन में हमने छोटा सा एक स्टीम जनरेटर लगाया था, स्टीम जनरेटर में से स्टीम आ रही थी, और लॉजिक क्या था कि स्टीम का प्रेशर एंड वेपर का प्रेशर जब दोनों मिला के एटमॉस्फेरिक हो जाएगा, बॉइलिंग विल बिगिन। एग्जांपल क्या था इसका, एनिलीन एंड वाटर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एनिलीन एंड वाटर सेपरेटेड बाय दिस मेथड ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन। बेटा डिस्कस द केमिस्ट्री ऑफ लेजाइन टेस्ट। अब मैं ये डिस्कशन नहीं करने वाला हूं, देख लेना तुम। डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन कंपाउंड बाय ड्यूमास एंड जेल्डाहल। आसमान जमीन का फर्क। ड्यूमास मेथड में तुमने कंपाउंड को किस में कन्वर्ट किया था, नाइट्रोजन में, और जेल्डाहल में तुमने कंपाउंड किस में कन्वर्ट किया था, अमोनिया में। इसके ऊपर मैं बहुत बड़ा भाषण दे चुका हूं, ठीक है, अब कोई भाषण हम नहीं देंगे। प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, कौन सा मेथड, लेजाइन मेथड के अंदर ये सारे थे, राइट। प्रिंसिपल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर के ऊपर डॉट रखा था हमने, धीरे धीरे सॉल्वेंट ऊपर आया था, अलग अलग सेपरेट हुआ था, राइट। व्हाई इज नाइट्रिक एसिड एडेड टू सोडियम एक्सट्रैक्ट बिफोर एडिंग द सिल्वर नाइट्रेट फॉर टेस्टिंग द हैलोजन, है ना, ये वाला क्वेश्चन। चलो ये भी आपने लिखा ही है। तो जब आपने सिल्वर को टेस्ट किया था ना लेजाइन मेथड में, सिल्वर को टेस्ट करने से पहले, सिल्वर नहीं सॉरी हैलोजन को टेस्ट करने से पहले हमने थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड डाला था। वो नाइट्रिक एसिड इसलिए डाला था कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन है, अगर नाइट्रोजन है, राइट, तो नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, उसको नाइट्रोजन ऑक्साइड बना के उड़ा देगा। अगर सल्फर है तो नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, उसको सल्फर डाइऑक्साइड बना के उड़ा देगा। क्योंकि अगर ये दोनों रहे तो ये दोनों टेस्ट के साथ इंटरफियर करेंगे, हैलोजन के टेस्ट को नहीं आने देंगे, राइट। तो इन दोनों को इंटरफियरेंस हटाने के लिए ही हमने इसमें क्या डाल दिया था, नाइट्रिक एसिड डाला था, जो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो नाइट्रोजन और सल्फर को ऑक्सीडाइज करके निकाल देगा, राइट। सो क्या नाइट्रोजन एंड सल्फर आर ऑक्सीडाइज्ड by nitric acid to NO2 and SO2, which may interfere with the halogen test, right। next, ये सारे थियरी क्वेश्चन है, अभी इसके नीचे न्यूमेरिकल्स आएंगे, राइट। कहां पहुंचे,
ओके, एक्सप्लेन द रीजन फॉर फ्यूजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद सोडियम। क्या था बोला, लेजाइन टेस्ट में आपने सोडियम डाल के गर्म किया था, क्यों किया था? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सारे बॉन्ड कैसे होते हैं, कोवेलेंट। इन कोवेलेंट बॉन्डेड एटम कोई टेस्ट देता नहीं है। तो जब हमने सोडियम के साथ फ्यूजन किया था तो सारे कोवेलेंट बॉन्ड किस में कन्वर्ट हुए थे, आयोनिक में, और आयन आपको पर्टिकुलर टेस्ट देते हैं। तो इसका रीजन क्या था, रीजन था टू कन्वर्ट कोवेलेंट बॉन्ड टू द आयोनिक बॉन्ड। इफ यू नो कि कंपाउंड के अंदर जो नाइट्रोजन होगा वो किसमें कन्वर्ट हुआ था, Cn माइनस में। जो सल्फर था वो किसमें कन्वर्ट हुआ था, S2 माइनस में। और जो और क्या होता है, हेलोजन, हेलोजन कन्वर्ट हुआ था X माइनस आयन में। तो ये सारे कोवेलेंट को हमने कन्वर्ट कर दिया था आयन में, और फिर हमने सारे आयन के टेस्ट देखे थे। याद करो क्या टेस्ट थे। नाइट्रोजन का टेस्ट क्या था, FeSO4 H2SO4 प्रूशियन ब्लू कलर। ये कर रहे क्या डाला था, FeSO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, क्या बना था, Fe4 FeCN6 थ्राइस इंटू XH2। क्या कलर था ये, प्रूशियन ब्लू। प्रूशियन ब्लू कलर। सल्फाइड का टेस्ट क्या था, दो टेस्ट से, लेड डालो क्या बनेगा, PbS ब्लैक PPT, या दूसरा था इसके अंदर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। याद है क्या था सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, FeCN5NO प्लस, FeCN5NO प्लस था, माइनस से क्या था, NO2 माइनस। ले मेरे को भी भुला दिया तुमने, NO क्या बनाया था इसने, FeCN5NOS2 माइनस 4 माइनस। क्या कलर था इसका, वायलेट कलर, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का टेस्ट। और हेलोजन के क्या टेस्ट थे, याद करो, हेलोजन के टेस्ट क्या डाला था आपने, AgNO3, राइट। अगर व्हाइट PPT बने तो Cl माइनस, अगर लाइट येलो PPT बने तो Br माइनस। सो क्या मतलब, पूरा टेस्ट रिवाइज करा रहा हूं। सोडियम का तो खत्म हो गया इसमें खेल। सोडियम में तो क्या करा, इनके साथ गर्म हुआ, ये बना दिया सोडियम साइनाइड, ये बना दिया सोडियम सल्फाइड, ये बना दिया सोडियम हैलाइड। सोडियम का रोल तो इतना ही है। मैं तुमको पूरा टेस्ट एक बार रिवाइज करा रहा हूं कि लेजाइन टेस्ट में किस किस के लिए क्या क्या हमने यूज करा था, क्या बनाया था, ठीक है ना। और अगर येलो PPT आए तो I माइनस, लेजाइन टेस्ट ऐसा था। चल नेक्स्ट, नो ब्रेक, सॉरी। नेम अ सुटेबल टेक्निक, टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड कैम्फर। कैम्फर विच टेक्निक, आरती करो, सारा कपूर उड़ जाएगा। कौन बोला, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन। नेक्स्ट, will CCl4 give white PPT? ए चमान 28 बाकी है, चलना 28। एक्सप्लेन व्हाई एन ऑर्गेनिक लिक्विड वेपराइज एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इन स्टीम डिस्टिलेशन। बोलो, ऐसा तो क्या हुआ था स्टीम डिस्टिलेशन में कि बॉइलिंग लो टेम्परेचर पे चालू हो गया था। यस, तो हमने लिखा था कि स्टीम डिस्टिलेशन में टोटल प्रेशर में ऑर्गेनिक कंपाउंड के वेपर प्रेशर के अंदर कौन जुड़ा था, स्टीम जुड़ा था, राइट। और हमने लिखा था कि व्हेन टोटल प्रेशर become equal to atmospheric, become equal to atmospheric, then the boiling will start. Below the normal boiling point। ये सब मुझे कराना ही नहीं चाहिए, तो मैं पूरा टाइम वेस्ट कर रहा हूं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। चलो कोई नहीं, हाँ बोल रहे हैं वो। Okay, will CCl4 gives AgCl? क्या CCl4 कहाँ गया,
Will CCl4 give precipitates of AgCN on heating with silver nitrate? CCl4 में सिल्वर नाइट्रेट डालने से क्या AgCl के पीपीटी बनेंगे? क्यों नहीं? क्योंकि CCl4 में क्लोरीन कोवेलेंट बॉन्डेड होगा, कोवेलेंट बॉन्डेड कंपाउंड कोई टेस्ट नहीं देता है। तुम इसको जब सोडियम के साथ गर्म करोगे तब जाके Cl माइनस आयन बनेगा, फिर सारे टेस्ट होंगे। तो आंसर इज नो। वाई? इन CCl4 all 4 chlorine are covalently bonded, hence AgCl will not precipitate. Next, चलो अब न्यूमेरिकल चालू बेटा, अब मजा आएगा। Why is a solution of potassium hydroxide used to absorb the carbon dioxide evolved during the estimation of carbon present in organic compound? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपने देखा था ना कि जब आपको आधा ही आया, हट रुक, डिलीट हो जा। Which question we are doing? हाँ चलो, सो हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को यूज क्यों किया था? तो जब भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड मेजर करना था आपने हमेशा क्या यूज किया था? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH। क्यों? क्योंकि KOH कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके क्या बनाएगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके बनाएगा KHCO3 सॉलिड। ये क्या बनाएगा? पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा। तो आप मेजर कर सकते हो कितना मास इंक्रीज हुआ है कंपाउंड का, और वहां से आप कार्बोनेट, और वहां से आप चेक कर सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना आया है। तो ये सॉलिड, ये गैस। तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड केमिकल रिएक्ट करके पोटाशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएगा जो सॉलिड कंपाउंड है। जस्ट फॉर द एग्जांपल, मान लो आपने स्टार्टिंग में 8 ग्राम लिया है और रिएक्शन के बाद अगर टेस्ट ट्यूब का वेट हो गया 9.2 ग्राम, तो आपको समझ जाना है कार्बन डाइऑक्साइड कितना आया होगा? 9.2 माइनस 8, 1.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आया होगा। अंडरस्टूड? है कुछ और हमारे लायक? ओके, व्हाई इज इट नेसेसरी टू यूज एसिडिक एसिड and not sulfuric acid for acidification of sodium extract for testing sulfur by lead acid test? अब याद करो, लेड एसिड टेस्ट जब आपने किया था, सल्फर का जो टेस्ट था ना, सल्फर के टेस्ट में आपने 2 चीजें डाली थी। आपने डाला था एसिडिक एसिड और फिर आपने डाला था लेड एसिडेट, और फिर जाके ये PBS बना था, ब्लैक PPT। सवाल यह है कि एसिडिक एसिड ही क्यों, सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं? तो इसलिए नहीं क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो ये सल्फाइड आयन को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा? SO2 बना देगा, और फिर कोई टेस्ट मिलना नहीं है। सो राइट, सो हियर इफ H2SO4 is used, if H2SO4 is used, it oxidizes S-2 to SO2 gas and no black PPT will form. No black PPT will form. भाई जीवो सोने बता, हाँ जीवता रहे जो। चलो नेक्स्ट, चले न्यूमेरिकल है, फर्स्ट चैप्टर परसेंटेज का न्यूमेरिकल। कंपाउंड कंटेन 69% कार्बन। मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों को आता है ये क्वेश्चन अभी। 69% कार्बन, हाइड्रोजन इज 4.8 एंड रिमेनिंग बीइंग ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना होगा? 100 माइनस 69 माइनस 4.8, हाउ मच विल इट बी?
हाउ मच? क्या 25.4? अब 25.4 26.2 ये हो गया तीनों का परसेंटेज। सवाल ये है, फाइंड द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस व्हेन 0.20 ग्राम ऑफ दिस सब्सटेंस इज सब्जेक्टेड टू कंप्लीट कंबशन। ये आपका छोटा सा ब्रेक है और इसी ब्रेक में आपको ना 5 मिनट में क्वेश्चन का आंसर लाना है कि इस कंपाउंड के अगर 0.20 ग्राम को कंप्लीटली कंबशन किया तो कितना CO2 बनेगा, कितना H2O बनेगा। जाओ, इतना मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया और ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 का है, स्टोइकियोमेट्री का। इसमें ऑर्गेनिक का कोई रोल नहीं है। करो, चलो देखते हैं क्या आंसर आता है तुम्हारा। ओके, लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट क्विकली। सबसे पहले बेटा पहले चैप्टर का कंसेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। परसेंटेज यहाँ पे हम लिखेंगे 69, 4.8, 26.2। यहां पे हम लिखते हैं एटॉमिक मास, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। फिर हम क्या करते हैं, हर एक परसेंटेज को अपने अपने एटॉमिक मास से करते हैं डिवाइड। बताइए ना कितना आ रहा है जरा। ये कितना आ रहा है 5.75, ये कितना आएगा 4.81 और ये कितना है 1. जो लोवेस्ट है उससे सबको डिवाइड करेंगे। अबे चलेगा, जो लोवेस्ट है उससे सबको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5.75 बाई 1.63, ये हो जाएगा 4.81 बाई 1.63 और ये 1.63 बाई 1.63। दिस विल बी 1, व्हाट विल इट बी 2.94। यू कैन टेक 3, व्हाट इज दिस 3.5 आया। अब देखो 3.5 को आप 4 नहीं ले सकते हो, तुम्हारा आंसर आ गया पीछे जो है वो। मैं 3.5 को 4 ले लिया, क्या तुमने अलग मेथड किया? तुम्हारा भी आंसर आ गया बेटा। ये 3.5 है तो क्या करेंगे, होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए डबल करेंगे 7, ये 6 और ये 2। मतलब तुम्हारा कंपाउंड क्या होगा, कंपाउंड होगा C7H6O2। ये तुम्हारा कंपाउंड होगा पहले तो C7H6O2। अब सेकंड स्टेप जाओ स्टोइकियोमेट्री के ऊपर। अब इसको कंबशन करते हैं। चलो, वी हैव हियर C7H6O2। कंबशन में किससे गर्म करेंगे, O2 के साथ। क्या बनाएगा ये CO2 प्लस H2O। चलो, कार्बन कितने 7, हाइड्रोजन कितने 6, तो यहां क्या लगेगा 3। ऑक्सीजन कितना हो गया आपके पास, यहां पे हो गया आपके पास 14 प्लस 3 17, उसमें से 2 ऑलरेडी यहां पर है, बचे कितने 15। 15 के लिए यहां पे क्या लगाना पड़ेगा आपको 7.5 O2। इसका मतलब अगर ये 1 मोल है, 1 मोल, तो ये कितना बनेगा 7 मोल और ये कितना बनेगा 3 मोल, राइट। चलो, इसका मोलर मास फाइंड करो, कितना आ जाएगा 84 प्लस 6 90, 90 प्लस 32 दैट इज 122। सो अगर ये 122 ग्राम है तो ये कितना बनेगा 7 इंटू CO2 का कितना हो जाएगा 44। हाउ मच विल इट बी 308 ग्राम। और ये हो जाएगा 3 इंटू 18, हाउ मच विल इट बी 54 ग्राम। तो ये हो गया आपका स्टोइकियोमेट्री। अब कैलकुलेट करो। चलो, आपको कंपाउंड कितना दिया है 0.20, तो अगर ये 0.20 है ना, अगर ये 0.20 ग्राम है तो ये कितना आएगा आपका 0.20 डिवाइड बाई 122। 122 पे 308 है तो 0.20 पे कितना होगा 0.20 बाई 122 इंटू 308। हाउ मच विल इट बी 0.504 या 6 ग्राम व्हाटएवर। चलो, ये कितना बनेगा। सो 122 पे 54 है, 0.20 पे कितना होगा, दैट इज 0.20 डिवाइड बाई 122 इंटू 54। हाउ मच विल इट बी 0.08। ऐसा ही है ना, पीछे आंसर क्या है। और भी तुम्हारा फॉर्मूला अगर तुमने C4 लिया, तुम्हारा आंसर सही कहां से आया जादूगर लोग। तुमने यहाँ पे C4 लिया, H6 लिया, O2 लिया, तो तुम्हारा आंसर सही आ ही नहीं सकता है। थोड़ा नहीं बहुत वेरिएशन होगा, थोड़ा नहीं बहुत वेरिएशन होगा। कुछ भी पार्टियां मत बिठाओ। ये 0.5 है तो 0.5 को 4 नहीं लेते, 0.5 को होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए डबल करना पड़ेगा।
तो ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन है। अबे मुझे बता रहा है। नेक्स्ट, चलो बेटा जेलदाल तो हो चुका है आपका, राइट? वापस एक बार करा लूंगा मैं आपको, कोई नहीं, एक बार वापस कर लेंगे। चलो, तो क्वेश्चन में मुझे एक ही पॉइंट दिख रहा है बेटा, जेलदाल। और मुझे जैसे ही जेलदाल मेथड दिखता है ना, मेरे दिमाग में एक ही बात आती है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 2.8 मोलारिटी ऑफ H2SO4 वॉल्यूम ऑफ H2SO4 माइनस वॉल्यूम ऑफ NaOH डिवाइड बाई 2 इंटू मोलारिटी ऑफ NaOH डिवाइड बाई मोलारिटी ऑफ H2SO4 डिवाइड बाई मास ऑफ कंपाउंड जो आपने यूज किया है 2.8। चलो कितना था H2SO4 का मोलारिटी? 0.5। H2SO4 कितना लिया था? 50 ml। NaOH कितना लेना पड़ा आपको? 60 ml डिवाइड बाई 2 इंटू NaOH का मोलारिटी कितना है? 0.5। H2SO4 का मोलारिटी कितना है? 0.5 डिवाइड बाई कंपाउंड कितना चलाया था आपने? 0.5। ले 0.5 कट 2.8 इंटू 50 माइनस 30, ये भी कट हो जाएगा 56%। तो ये मैं तुमको पहले ही करवा चुका हूं, राइट? ओके, जेलदाल मेथड में फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बड़ा सा फॉर्मूला। चले एक और जेलदाल का क्वेश्चन है, शायद है कि नहीं है? 2 क्वेश्चन थे ना जेलदाल के। चलो, ऑर्गेनिक क्लोरो कंपाउंड गिव्स 0.5740 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड AgCl। आपको बताना व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। बेटा सिंपल स्टोइकियोमेट्री, AgCl में से आपको किसका काम है? Cl का। बताइए AgCl का टोटल मास क्या होगा? 108 प्लस 35.5, उसमें क्लोरीन कितना है बेटा? 35.5। कितना हो जाएगा ये? तो 143.5 ग्राम AgCl में क्लोरीन कितना है? 35.5। तो आपको कितना AgCl दिया है? 0.5740 ग्राम। तो उसमें मास ऑफ क्लोरीन कितना होगा बेटा? दैट इज 0.5740 डिवाइड बाई 143.5 इंटू 35.5। बताओ मेरे बच्चों आंसर क्या आ रहा है? 0.1। इतने ग्राम क्लोरीन है बेटा, तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन क्या हो जाता है? मास ऑफ क्लोरीन बाय मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। मास ऑफ क्लोरीन 0.142, कंपाउंड कितना लिया था आपने? 0.378 इंटू क्या करेंगे? 100। बताइए आंसर। लो, इजी क्वेश्चन आ गया आंसर। तो हम हमेशा स्टोइकियोमेट्री ही यूज करेंगे, कोई फॉर्मूला बड़े बड़े याद नहीं रखेंगे, राइट? नेक्स्ट, कितना अच्छा लग रहा है ना, खत्म हो रहा है चैप्टर। यस यस। चलो, एस्टिमेशन ऑफ द सल्फर बाय कैरियस मैटर, इसके बाद तो एमसीक्यूज है सारे। चलो बेटा, एस्टिमेशन ऑफ द सल्फर बाय कैरियस मैथड, 0.468 ग्राम ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड अफोर्डेड 0.668 ग्राम ऑफ बैरियम सल्फेट। बेटा बैरियम सल्फेट BaSO4, उसमें से किसका काम है? हमें सल्फर का। बैरियम सल्फेट का टोटल मास कितना था, याद है आपको? 233। उसमें सल्फर कितना है? 32 ग्राम, क्योंकि एक ही मोल है ना सल्फर। तो 233 में सल्फर कितना है? 32 ग्राम है। आपको कितना मिला है? बैरियम सल्फेट 0.668। तो मास ऑफ सल्फर कितना आएगा बेटा? 0.668 डिवाइड बाई 233 इंटू 32, हाउ मच? 0.0917 ग्राम आ गया सल्फर। तो बेटा परसेंटेज ऑफ सल्फर क्या होगा? मास ऑफ सल्फर बाय मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100, 0.0917। कंपाउंड कितना चलाया था आपने? 0.468 इंटू 100, आंसर लो आ गया। चलिए अब अंत करेंगे इस चैप्टर का बाय सॉल्विंग सम एमसीक्यूज। 5 MCQs we need to solve. चलो, let's start from the first one. चलो, ये अंत एक आरंभ है।
So in organic compound, हंसना, हंस हंस, घर पे जाके तो हंसने ही वाला है तू। अभी क्या सीरियस बन रहा है मेरे सामने के? सर मेरे को बहुत दुख है, अब आज मुझे बोले, अब देखो मैं क्या करता हूँ अगले एग्जाम में फर्स्ट रैंक लाके दिखाता हूँ। ऐसा हो रहा है अभी अंदर से? नहीं हो रहा है ऐसा? ऐसा नहीं हो रहा है अंदर से कि सर अब आज मुझे बोले कैसा, अब देखो अगले एग्जाम में मैं फर्स्ट रैंक लाके दिखाता हूँ आपको, फिर देख लो। ऐसा नहीं हो रहा अंदर से? ओ भाई, ऐसा नहीं हो रहा अंदर से? क्या कह रही है? कुछ नहीं बोल रहा है, साइलेंट हो गया। होना चाहिए अंदर से ऐसा कि देख लो अगले एग्जाम में। नेक्स्ट, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड यू वांट टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C2C3। बेटा C2C3, चलो सारे कार्बन देखते हैं डबल बॉन्डेड है। डबल बॉन्डेड मतलब sp, डबल बॉन्डेड हाइब्रिडाइजेशन ये वाला, एक ये sp3, डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, ये सिंगल बॉन्ड है सारे, ये बे ट्रिपल बॉन्ड है sp, और ये भी sp। तुम्हें पूछा है C2C3, ये 1, ये 2, ये 3, C2C3 is sp2 sp3। नेक्स्ट, लेजाइन टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, प्रूशियन ब्लू कलर किसकी वजह से होता है? Fe4 FeCN6 थ्राइस। क्या कहा था इसको हमने? फेरीफेरोसाइनाइड, फेरीफेरोसाइनाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल? कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? टर्शियरी। विच इज टर्शियरी? C+ कार्बोकेटायन के साथ 3 मिथाइल लगे, टर्शियरी मोस्ट स्टेबल। The best and latest technique for isolation, purification and separation for organic compound, best technique is chromatography। चलिए ये कौन से रिएक्शन के एग्जांपल है, ध्यान से देखना। हो क्या रहा है? I में से OH बन गया, मतलब I को रिप्लेस किया किसने? OH ने। सब्स्टिट्यूशन हुआ है, सब्स्टिट्यूशन हुआ है। अटैक कौन किया होगा? OH क्या होता है? प्लस के माइनस? माइनस मतलब तो आंसर इज, दैट्स द एंड ऑफ द एक्सरसाइज। जैसे मैंने कहा ये एक अंत, एक बहुत बड़ी जर्नी का आरंभ है। यहाँ पे पहला चैप्टर खत्म होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एंड स्टिल 5 चैप्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू गो, कंसिडरिंग बोथ स्टैंडर्ड 11th एज वेल एज 12th। एंड आई होप सारे फंडामेंटल्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। कल नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, and that would be the hydrocarbon. See you tomorrow.